छोटे शेयर ऊंची छलांग और दर्शकों के काफ़ी सारे सवाल। अंशुल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फटाफट से अंशुल जी, कुछ एक अपडेट्स जो कि आपने हाल फिलहाल में कॉल दी हैं एक दो दिन में, उनका कुछ अपडेट बताना चाहें, बताएं सर। सर देखिए, एक एक्यूटास अपना डिस्कशन हुआ था, जहां तक मेरे को याद है। एग्जैक्ट डेट मेरे को याद नहीं है, एग्जैक्ट लेवल मेरे को याद है 1920 के ब्रेकआउट पे। या तो ब्रेकआउट वाले दिन 29 जनवरी को डिस्कस हुआ होगा, या फॉलो थ्रू एक्शन। तो एक्यूटाज हुआ था या एक्यूटास केमिकल केमिकल? एक्यूटास केमिकल, ए अच्छा, सी ए डबल सी यू टी एस ना? हाँ, उस हाँ, दिन भी इक्विटास एक्यूटास खुल गया केमिकल। था। हाँ हाँ, उस दिन भी इक्विटास बैंक खुल गया था। एक्यूटास, हाँ, हाँ, ये एक्यूटास केमिकल, हाँ ठीक है। 1920 1930 की रेंज में जनवरी एंड या फरवरी स्टार्टिंग में डिस्कस हुआ था। टारगेट 2300 था, लेकिन धीरे धीरे 1920 से 2170 रुपए आ गया है। यहाँ पे चाहे तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, या मेरी सलाह ये है कि आधी बुक करके आधे को होल्ड करना चाहिए। दूसरा ठीक है। सर, स्टॉक कल ही हमने डिस्कस किया था, कल ही किया था ना, जेबी केमिकल। अपन ने भी बाई दिया था, देखा एक बार, जेबी केमिकल एंड फार्मा। कल या परसों इसी पे मनी कल लाइन पे जेबी डिस्कस केमिकल दिया था अंशुल जी, मुझे कर याद है। दिया था ना। हाँ हाँ, कल याद है मुझे। 2030 में दिया था। 2075 हो गया, 2100 का टारगेट था। इसको बुक कर लेना चाहिए, मतलब हम लोग बुक करा दिए हैं, तो आपको भी बुक कर लेना चाहिए। बहुत बढ़िया। इस पे टारगेट हिट की एक जरा मोहर लगा दीजिए भाई पीसीआर टीम। और अंशुल जी, जैसे जैसे टारगेट हिट होते जाएंगे मिठाई की संख्या बढ़ती जाएगी। आपने हाँ, कल इसीलिए मुझे, कल क्यूआर नहीं भेजा सर। अच्छा आपको पता था कि मतलब हाँ हाँ। बड़ा डिब्बा ही मंगवाओगे आप? नहीं, मैं वो खाता हूँ सर, वो अंजीर वाली मिठाई, यहाँ राजबंधु की। तो वो उसके साथ सबसे महंगी है, 2400 रुपए किलो की। कम से अच्छा, कम 2 किलो तो आए। हाँ मेरी शक्ल देख के तो आपको ये सारी चीज़ें याद आती ही होंगी। हाँ लेकिन हाँ। लेकिन आप मेरे भाई हैं, मित्र हैं, आपको जो पसंद आए आप करिए, आप क्यूआर कोड भेज देना। और बताइए। देखिए, मेरे सारे परम मित्र जो है ना, सब अग्रवाल हैं। और जितनी मतलब मेरी क्या कहना चाहिए अब, एक तो भाषा मेरी बहुत क्लीन नहीं है, तो सोच सोच के शब्द ढूंढने पड़ते हैं। मतलब जितनी ठुकाई मेरी अग्रवाल लोग करते हैं ना, इतनी कोई नहीं करते हैं। तो सबसे ज्यादा वसूली भी मैं उन्हीं लोग से करता हूँ। एक वहां घर में बैठे हैं, घर के पड़ोस में, रोज शाम को बुला के गलतियां नोट करके रखते हैं कि आज शो में ये गलती की है, ये गलती की है, ये सुधार लो, ये सुधार लो। तो अग्रवालों से तो विशेष प्रेम है, इन्हीं से तो पैसा लेना है मेरे को। हाँ मतलब वो प्रेम समझ में आ रहा है मुझे, वो वसूली भाई जो बनना है तुम्हें, वो समझ आ गया मुझे कि कौन सा हाँ, वाला प्रेम अच्छा, है। नया 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 एक ले लीजिए सर, एमआरपीएल। अच्छा। एमआरपीएल मैं बहुत स्टॉप लॉस के फेवर में नहीं हूं। एमआरपीएल के 194.50 चल रहा है, यहाँ पे ले लेना चाहिए। पिछले 12 दिन से बहुत जी तोड़ कोशिश कर रहा है 197 क्रॉस करने की, नहीं कर पा रहा है। आज या कल में ये कर जाएगा, क्योंकि 10 मूविंग एवरेज कैचअप हुए 4 दिन हो चुके हैं, तो अच्छा एक लॉन्च पैड तैयार हो गया है। जैसे ही 197 निकलेगा, ये 203 204 रुपए और 205 रुपए तक के, मतलब 203 से 205 रुपए आपको आराम से दे देगा। तो 197, वो 2 रुपए भी क्यों छोड़ना है? 190 यहाँ पे बाई करके शांति से बैठ जाओ। हल्का सा नीचे आया तो ऐड करेंगे, और अगर ब्रेकआउट मिल गया तो 203 से 205 में बुक कर लेंगे। तो ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं है। और बैंक निफ्टी आप देख लो, 61,340 हो गया। 61,360 का ब्रेकआउट आते ही से मान के चलो कि सबसे ज्यादा तेजी आपको इंडसइंड बैंक में मिलेगी। एक करूर वैश्य बैंक भी सर, अरे मेरे को अंशुल जी, आपने कौन सा लेवल बताया? 300, देखो 359 और 60 पे अटक रहा है, 360। बार बार अटक रहा है। अब हाँ, वही तीन 360 पे ही अटक रहा है सर, वही निकलना जरूरी है, बस वो निकल जाए। और मतलब क्लोजिंग बेसिस पे अभी 360 आ गया है, 362 हो गया है। मैं हाँ 75 मिनट के चार्ट पे क्लोजिंग चाह रहा हूँ, तो अभी भी 23 मिनट बचे हुए हैं वो कैंडल क्लोज होने में। तो रेजिस्टेंस पार हुआ है, लेकिन मैं, आपको पता ही है, मैं क्लोजिंग बेसिस पे ज्यादा यकीन रखता हूँ। 75 मिनट की कैंडल भर इसके ऊपर क्लोज हो जाए। मैं वैसे कल मैं बीटीएसटी दे के गया हूँ, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, कल हम बीटीएसटी दे के गए थे। उसमें लो रिस्क ट्रेडर बुक हुआ है, टारगेट अभी भी बचा हुआ है, तो हमारे क्लाइंट लॉन्ग हो सकते हैं। बट 360 के ऊपर कैंडल क्लोज आते से ही, और ये सुबह से मैं बोलते आ रहा हूँ, 360 का लेवल वॉच कीजिए। 61,360 क्लोज आते से ही 62,000 का टारगेट खुलेगा। 678 पे एक बार अटक सकता है, बट टारगेट 62,000 का खुलेगा। मेरा निफ्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आईटी गिरा रहा है, एफएमसीजी गिरा रहा है, बैंकिंग चला रहा है,
कभी ऑटो थोड़ा सा चला देता है, थोड़ा मेटल दम लगा रहा है, इतनी वहां खिचड़ी पकी हुई है कि मेरे को वहां इंटरेस्ट ही नहीं है। जहां क्लियर रिलेटिव स्ट्रेंथ है बैंक में, मैं वहीं पे ट्रेड कर रहा हूँ। मेरे को याद नहीं आ रहा है, ये आपको याद दिलाना पड़ेगा। क्या 2-4 दिन पहले, 2-3 दिन पहले मैंने करूर वैश्य बैंक मनी 9 पे दिया था या नहीं दिया था 320 में? अगर दिया था तो 337 हो गया है, बुक कर लीजिए। अगर नहीं दिया था तो सुबह दूसरी जगह दिया था, वो सुन के आपने लिया है तो भी बुक कर लीजिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये कुछ एक काउंटर इन पर नज़र रखनी होगी। अंशुल भाई, और कुछ अपडेट या अब दर्शकों के सवाल लूँ? नहीं, आप सवाल पे चलना चाहिए सर। बाकी एक तो इंडसइंड बैंक डे हाई बन गया 927 रुपए 40 पैसे। बाकी इंडसइंड एक बैंक। स्टॉक आप देख लीजिए, एक स्टॉक में लगवा दे रहा हूँ, श्रीराम पिस्टन आप लोग लगा लीजिए, श्रीराम अच्छा, पिस्टन। ओके। इसको 3 महीने का चार्ट कर दीजिए, कप एंड हैंडल बन रहा है, ब्रेकआउट बन के 60-70 रुपए हम लोग ऑलरेडी खा चुके हैं, थोड़ा सा लेट है। बट ये देखिए, पूरा ये कप एंड हैंडल पैटर्न का ये ब्रेकआउट बना है। तो अगर इसको 2-3 महीने समय दे देंगे ना, तो 3500-3600 रुपए आराम से, 2-3 महीने थोड़ा लंबा खींच रहा हूँ, बट आपको 3500-3600 मिल जाना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई स्टॉप लॉस वगैरह रखना है क्या अंशुल जी? स्टॉप लॉस अगर आपको लगाना है तो 3026 का क्लोजिंग बेसिस लगा लेना चाहिए। 3300 और 3500 दो टारगेट आप लगा सकते हैं। 3300 और 3500। जी। 3300 और दूसरा। 3300 और जी। 3500 के टारगेट और 3056 का स्टॉप लॉस। श्रीराम पिस्टन यहाँ पर थोड़ी मिड टर्म की सलाह। ये अगर पीसीआर टीम इसकी एक ग्राफिक्स प्लेट बना दें फटाफट से, 3056 का स्टॉप लॉस और 3300 और 3500 ये दो टारगेट्स रहेंगे। ठीक है, बन के आ गई। अब 3300 और 3500 के टारगेट। तो ये है अंशुल जैन जी की राय श्रीराम पिस्टन पर। इंडसइंड बैंक पे और बताओ अंशुल जी, क्या बताया था आपने? एक बार मैं जरा दर्शकों के साथ ये वो बन जाएगा ना। सर 892 रुपए से 1084 बताते आ रहा हूँ, लेकिन स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगा। हर 10-15 रुपए ऊपर पे बुक कर लें, हर 5-10 रुपए की गिरावट पे खरीदते जाए, तो लेना बेचना चलता रहेगा। अभी जब 900 रुपए आया था तब भी वापस बाई दिया था, आज भी कल भी बाई दिया था, आज सुबह भी एक जगह बाई दिया था। 927-28 आ गया है, 930 आते आते बुक कर लेंगे, फिर डिप पे ऐड कर लेंगे। ओके। अगर ये 360 के ऊपर क्लोज कर ली बैंक निफ्टी, तो फिर बुक नहीं करेंगे, तब इसको 945 तक खींचेंगे। तो अगर मगर ट्रेडिंग के लिहाज से बहुत सारे अगर मगर है, बट 1084 में कोई दाग नहीं है, लेके छोड़ देंगे तो 1084 भी मिल जाएगा। तो अगर मैं जनरली, क्योंकि आपको पता ही है, मैं 10-12 रुपए लेना बेचना है, उसमें मेरे को ज्यादा कंफर्ट आता है। तो अगर ये 360 पे बैंक निफ्टी अटकी, तो इसको बुक कर लेंगे 930 पे, अगर नहीं अटकी तो 945 तक खींचेंगे। ठीक है, ठीक है। तो 945, लेकिन कंडीशन अप्लाई कि भाई अगर ये 360 360 पर निफ्टी टिकी रही तो उसके बाद 945 का लेवल रहेगा। और जो मिड टर्म जो थोड़े से इन्वेस्टर काइंड है वो 1084 तक के टारगेट के लिए इस काउंटर को देख सकते हैं। जब भी ये काउंटर 10-20 रुपये नीचे मिले आप ले लो, ट्रेडिंग भी कर सकते हो। ये ट्रेडिंग स्टॉक भी है और थोड़ा सा होल्डिंग स्टॉक भी है, अगर होल्ड करना चाहो तो होल्ड कर लो। ठीक है अंशुल जी, अब ये 2-3 कॉल आपकी दर्शकों के साथ अब ऐड हो गई हैं। आप इसको सर समय समय पर आप हमें अपडेट देते रहना। अब मैं आगे बढ़ूं, सवाल ले हाँ लूं? सर। हाँ। हाँ हाँ। मनीष साहब हैं, ये बोल रहे हैं सर नेटवर्क 18 53 रुपये के लिए हुए हैं, क्या इससे शिफ्ट होकर ई2ई नेटवर्क पर शिफ्ट कर लूं लॉस कवर करने के लिए? तो मेरा इनसे उल्टा सवाल रहेगा कि जब 49 के नीचे 3 हफ्ते हमने वेट किया था कि 49 के ऊपर आगे क्लोज कर ले, और नहीं आया, 48 पे एग्जिट करने का मौका था, तो आपने क्यों नहीं किया? आप डिस्ट्रेस सेलिंग क्यों कर रहे हैं? तो अगली बार से नोट कर लीजिए कि कोई भी लगे, जैसे अभी इसलिए इसको याद दिला रहा हूँ क्योंकि अभी सुजलॉन में वही हो रहा है। 46 के नीचे दूसरा हफ्ता है, अगर सुजलॉन 46 के नीचे दूसरा हफ्ता क्लोजिंग दे दिया तो सीधा 3790 का टारगेट खुल जाएगा। तो 3790 में आगे डिस्ट्रेस सेलिंग नहीं करना है, अभी ये डिस्ट्रेस सेलिंग कहलाएगी। हालांकि इसमें कुछ बदला नहीं है, क्योंकि स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है नेटवर्क 18 के साथ, आपको तो पता ही है स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है। 19 रुपए तक आते हुए दिख रहा है, बट यहाँ पे बेचना अक्लमंदी नहीं है। थोड़ा सा बाउंस बैक का वेट कीजिए, 39 पे आए तो दोबारा से एक बार सवाल पूछ लीजिएगा। 39 पे ज्यादा क्लियर व्यू बन जाएगा कि और थोड़ा ऊपर खिंच रहा है या वापस नीचे आ रहा है। तो आई वुड वेट टिल 39 के बाद फिर मैं डिसाइड करूंगा कि क्या करना है। वो बोल रहे हैं सेम विमता लैब के साथ है, क्या टारगेट रहेगा बाउंस बैक पर, और क्या मोरपेन लैब पर आपका व्यू है? सेम स्ट्रैटेजी अपनाना चाहते हैं?
अच्छा, मोरपेन लैब पहले डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि विम्टा लैब अलग चीज है। मोरपेन लैब में कल भी डिस्कशन हुआ था, शायद आप पे भी हुआ था, इसके बाद गीतू मैडम पे तो हुआ ही हुआ था कि 44.4 पे अगर क्लोज होता है इसके ऊपर, तो लगभग 6,700% वॉल्यूम राइज है। ये अगले स्ट्रेच में 49 और 52 तक जाएगा, तो मेरे को 52 रुपए आते हुए दिख रहा है। मैं सेल ऑन रैलीज के मूड में हूं फिलहाल के लिए। अगर ये वीकली मूविंग एवरेज न्यूट्रलाइज करता है इसी जोन में, क्योंकि करने में भी कम से कम 8 से 10 हफ्ते लगेंगे, तो अगर इसी जोन में रह गया 8-10 हफ्ते और मूविंग एवरेज न्यूट्रलाइज हुए वीकली वाले, तो मैं बाई के मूड में आ जाऊंगा। तो 52-53 की जोन आते आते एक बार सवाल जरूर पूछ लीजिएगा वहां पे एग्जिट की। अभी इस लेवल पे ये व्यू है कि 52-53 पे सेलिंग आएगी, एग्जिट की सलाह रहेगी। अगर इतने ही मोटे वॉल्यूम से वहां पहुंचा तो व्यू होल्ड का होगा, ना कि सेल से होल्ड में बदल जाएगा। वहां पे एक बार सवाल जरूर पूछ लीजिएगा कुछ भी करने से पहले। तो अलाउ इट टू कम देयर, उसके बाद देखते हैं। विम्टा लैब में मेरा व्यू क्लियर है, मैं शॉर्ट टर्म की कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढ रहा हूं। आपके लिए 448 बेहतरीन एवरेजिंग की अपॉर्चुनिटी है, थोड़ी सी सांस लेने जगह छोड़िएगा। किसी भी पैनिक में अगर 400 के नीचे मिला तो और ऐड करेंगे। ये 1,000 से 1,200 रुपए जाते हुए दिख रहा है, और इसका एग्जाम्पल मोरपेन लैब ही है। सीडीएमओ कंपनीज को नए सिरे से ऑर्डर्स मिलना स्टार्ट हो गए हैं, जो मैं 3 महीने से कहते आ रहा हूँ, बुरे दिन खत्म हो गए। फंडामेंटल के साथ ये दिक्कत होती है, थोड़ा सा अर्ली कॉल कर लेता है, टेक्निकल राइट टाइम पे कॉल करता है। तो आई विल गो विद द फंडामेंटल। विम्टा लैब 1,000 से 1,200 रुपए जा रहा है, कोई खास दिक्कत नहीं है, आप इसको तकिए के नीचे दबा के सो सकते हैं। तो सो जाइए, 1,000 रुपए तुम पा ही जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर सुशील जी का, ये प्रिसीजन वायर पर पूछ रहे हैं। इन्होंने 303 पर एंट्री की है। ये बोल रहे हैं कि 330 रुपये 50 पैसे का टारगेट ये रख लें, ठीक है? आपने दिया है क्या इस काउंटर पर 330 रुपये 50 पैसे का टारगेट अंशुल जी? सर स्टॉक का नाम एक बार रिपीट कीजिए, मैं एक्चुअली प्रिसीजन इंडसइंड बैंक में बुक प्रॉफिट डाल प्रिसीजन रहा वायर प्रिसीजन वायर था। तो प्रिसीजन वायर आई एम नॉट श्योर मैंने दिया है कि नहीं दिया है, बट मेरी वॉच लिस्ट में एक्टिवली अपन ने दिया है कि एक बार चेक करना प्रिसीजन वायर है। क्योंकि फ्लैग पैटर्न बना है, तो या तो दिया होगा या देने की तैयारी में है। दिए है ना? हाँ दिए हैं भाई, दिए हैं भाई, दिए हैं सर भाई, दिए हैं। जब तक 276 के ऊपर है, 340-350 जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है। वीकली पे भी फ्लैग का ब्रेकआउट है, डेली पे भी ऑलमोस्ट फ्लैग के ब्रेकआउट पे खड़ा है, हमने बाई दिया हुआ है। 307 के ऊपर जैसे निकलेगा 340 निकल जाएगा। ठीक है। आप कुछ इंडसइंड बैंक पर बोलना चाह रहे थे अंशुल जी? नहीं नहीं, इंडसेंड एक्चुअली 932.85 आ गया, 937 का जो टारगेट है उसके आसपास, तो वही अपडेट डाल रहा था एक्चुअली। अच्छा, नहीं 930 और 945 बोला था ना आपने? हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैंने मतलब कई जगह अलग अलग वो 2-4 रुपए ऊपर नीचे के लेवल दिए हुए हैं। तो ओके। मतलब मेरा तो 1,084 का टारगेट है। बीच बीच में रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से 937, कहीं 935, कहीं 936, तो अलग अलग वो 1-2 रुपए का अंतर बोलने में आ ही जाता है। व्यू मेरा 1,084 का है, उसमें मैं ठीक है, छोटे छोटे 10-15 रुपए के मूव्स प्ले कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। एक सवाल हमें मिला है सुभजीत रॉय जी का। ये बोल रहे हैं कि हाईटेक पाइप इसमें किस प्राइस पर लेना चाहिए, लॉन्ग टर्म के टारगेट क्या रखने चाहिए? सर देखिए, अगेन लेट मी क्लियर इट। आप ही के साथ जब बंबई में मिले थे, तो हल्दर साहब ने इतना मेरे को डरा दिया है कंप्लाइंस को लेके। रिलायंस, अदानी ग्रीन, टाटा टेक, हाईटेक पाइप, 4 मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में हैं। इन पे मैं किसी तरह की कोई बात नहीं करूंगा। इतना मैं आपको आश्वासन दे देता हूं कि मैं अपने पोर्टफोलियो में कोई बदलाव करूंगा तो मैं आके आपको हाथों हाथ बता दूंगा कि मैंने ये बदलाव किया है, डिस्क्लेमर के तौर पे, ताकि मैं भी सेबी से बचा रहूं, आप भी बचे रहें, हर कोई बचा रहे। तो इन सब पे मैं कोई, आप कितनी भी राय मांगते रहेंगे मैं नहीं दूंगा, ना मैं पर्सनल व्हाट्सएप पे दूंगा, ना पर्सनल फोन पे दूंगा, ना मीडिया पे दूंगा। मेरा व्यू तेजी का है। मैं जब जब इनमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, ब्रेकआउट्स बनेंगे चार्ट पे 10, 20, 50 मूविंग एवरेज एक दूसरे के ऊपर आके टाइटनेस से ब्रेकआउट बनेगी, मैं बायर ही रहूंगा। तो अंशुल जी विद डिस्क्लेमर नहीं दे सकते? मुझे पता नहीं है, मतलब मैं तो पूछ रहा अरे हूँ, कौन अक्सर तो से एनालिस्ट दे सर, देते हैं।
एनालिस्ट कौन तो दे फंसे देते हैं थे? बाकी कि भाई ये मैंने जितने स्टॉक्स पर बात की है उसमें से एक दो स्टॉक मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में हो सकते वो हैं। तो अभी मैं वो तो मैं हलदर का पूरा नोट करके इन लोग से नोट करवा के रखा हूँ। उसको मैं तोते की तरह रटूंगा कि वो 30 सेकंड में बोलता है, मैं 27 सेकंड में बोलूंगा। ठीक है। अच्छा, विनोद बाकी जैन साहब जिसको है। पढ़ना है, जिसको पढ़ने का शौक है, मैं आपको बता दूंगा, वीकली चार्ट हाईटेक पाइप का खोलिए। आप लो पे लाइन मारिए 5 मई 2025 की, आपको दिखेगा कि बॉक्स का लो ब्रेकडाउन आया था, ब्रेकडाउन फेल हो चुका है और बुलिश फ्लैग पैटर्न बन रहा है। तो आगे तो आप पढ़े लिखे हैं तो समझदार तो आप हैं ही कि अगर बॉक्स का लो फेल होता है तो कहां तक जाता है। ये तो अपन ने कोटक बैंक, L&T, टाइटन, ऑटो स्टॉक सभी जगह किया है। अभी HDFC बैंक में बात कर रहे हैं कि बॉक्स का लो फेल हुआ है, बॉक्स के हाई तक जा रहा है। तो इतना तो अब इतना तो पढ़ लिख के तैयार दर्शक हो चुके हैं। एसकेएफ इंडिया, ये 3 महीने के लिए कैसा लग रहा है सर? क्या ये फ्रेश बाय बनता है क्या? विनोद जैन साहब पूछ रहे हैं। फिर ये रोज लिस्ट में आ रहा है SKF इंडिया, इसमें बड़े सौदे हो रहे हैं। अच्छा, तभी कल 720% वॉल्यूम राइज था, 5,87,000 का वॉल्यूम। बट स्टॉक आप देखिए, अगेन वही चीज, अब बॉक्स हाई जैसे ही फेल किया 2400 पे, सीधा बॉक्स लो 1688 तक आया। अब बॉक्स लो फेल किया है, लेकिन जब तक मूविंग एवरेज न्यूट्रलाइज नहीं होते तब तक मैं बाई नहीं दूंगा। अगर है आपके पास तो 1650 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं, नहीं है तो अभी बाइंग की बहुत जल्दी कोशिश मत कीजिए। टाइम लगेगा, आ जाएगा मतलब अगर 1650 के नीचे नहीं क्लोज किया तो ये अपना समय लेके वापस आ जाएगा ऊपर। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। सर, रिलायंस में क्या राय रहेगी आपकी? आप भी बताया सर, रिलायंस, अदानी ग्रीन, टाटा टेक, हाईटेक पाइप। अच्छा, चलिए ठीक है। अच्छा, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा को हनी पटेल साहब पूछ रहे हैं कि सर अभी बेच के थोड़ा बाद में ले लूं? 278 की इनकी ज़्यादा महंगी बाइंग नहीं है, 4500 शेयर पड़े हैं इनके पास 278 के भाव के। देखिए, मैं एक कहावत है और फिर यहाँ पे मित्तल जी को लपेट लूंगा। अगर वालों ने ये कहावत मेरे को सिखाई है, डाल से चूका बंदर कहीं का नहीं रहता है। तो इधर उधर इस डाल से उस डाल कूदने की कोशिश मत कीजिए, तकिए के नीचे दबा के सो जाइए, बल्कि नया पैसा इसमें डालते रहिए हर महीने दर महीने। जब ये चलने पे आएगा आपको मौका नहीं देगा, अभी मिल रहा है। यही चीज IOC में बताया था कि मौका मिल रहा है, यही चीज टाटा स्टील में बताया था, मौका मिल रहा है कंसोलिडेशन में दबाने का, तो दबा के बैठिए माल को। उसको रोज रोज ये अगर आप इन्वेस्टर हैं तो सट्टेबाज की तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं? आप तो ट्रेडर की तरह भी बिहेव नहीं कर रहे हैं, आप सट्टेबाज वाली बात कर रहे हैं। इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर रहिए शांति से और पैसा पंप इन करते रहिए। जिस भी दिन फटने पे आया मौका नहीं मिलेगा लेने का। आज आप मित्तलों के पीछे बड़े पड़े हो, अग्रवालों के और मित्तलों की, क्या बात है? अरे रोज डांट खाता हूँ सर, इस शो में ये गलती हुई, इस शो में ये गलती किए, इस शो में ये गलती किए। कौन है वहां के बंदा, आपके कौन है आपके कंप्लाइंस ऑफिसर जो गलती आपकी पकड़ रहे नहीं हैं? नहीं, कंप्लायंस ऑफिसर नहीं है सर, मतलब, मित्र है। अच्छा 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 मित्र है। अच्छा अच्छा अच्छा। चलो उनका एक ही प्रिंसिपल। काम है, शाम को अच्छा गलतियां चलो, निकालना और बताना। स्टॉक मार्केट के प्रिंसिपल को भी कहीं डांट लग रही है, दर्शक बड़े खुश हो रहे होंगे जिन्होंने आपसे डांट खाई है। देखिए, कहावत है, निंदक मेरी राखिए। तो मैं अपने निंदकों को बहुत अपने पास में रखता हूँ ताकि सुधार होता रहे। अच्छा चलो, एक शेयर पे बताइए। हनी पटेल साहब पूछ रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि सर ये इन्फोसिस 400 शेयर लिए इन्होंने 1400 रुपए के भाव के, इसमें क्या करें? सर होल्ड करना चाहिए, बल्कि मैं बोलूंगा 1269 के आसपास अगर कोई बुलिश एविडेंस मिले तो थोड़ा सा एवरेज करके 1338 के आसपास तक का एक ट्रेड बन जाएगा। या तो इस तरीके से एवरेज कीजिए 1269 के आसपास बुलिश एविडेंस में कि 1338 पे या तो आप प्रॉफिट में आ जाएं या ब्रेक इवन पे आ जाएं। दोनों केस में एक बार वहां पे निकल जाइएगा, फिर डिप पे मिल जाएगा मौका। और अगर पैसा नहीं है, ऊपर का लिया हुआ रखा है, इन्फोसिस में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, समय खींचेगा, आ जाएगा ऑल टाइम हाई। ठीक है। सानवी सावंत जी का सवाल है सर, प्रीमियर एनर्जी 835 का लिया है, गेल 181 रुपए का लिया हुआ है, होल्ड करें या इसको एवरेज करें? प्रीमियर एनर्जी और दूसरा कौन सा था? गेल गैस अथॉरिटी। तो गेल में भी देखिए वही प्रॉब्लम है ना, गेल इस समय एक्यूमुलेशन फेज में है
अगर आप कर सकते हैं तो एक्यूमुलेट कर लीजिए। ऊपर में आपको ना सिर्फ ऑल टाइम हाई मिलेगा बल्कि 250-275 रुपए मिल जाएगा। अब आपका फ्रस्ट्रेशन ये रहेगा कि 6 महीना हो गया चल नहीं रहा है, तो भैया उससे ज्यादा जितना आप एफडी में लगाते हैं उससे ज्यादा तो वो डिविडेंड में दे ही देगा, तो आपके ब्याज के पैसे का भी नुकसान नहीं है। तो गेल में ट्रेडिंग ढूंढ रहे हैं, गलत स्टॉक में है। इन्वेस्टिंग ढूंढ रहे हैं इनटू द बेस, एकदम सही स्टॉक है। जितना एक्यूमुलेट करके रख लेंगे, बेस के ब्रेकआउट के बाद जैसे आईओसी चला था, बेस में पूरा फ्रस्ट्रेट किया, ब्रेकआउट के बाद फटाफट 170 आ गया, तो ऐसे ही ये भी बेस का ब्रेकआउट जब देगा तो बहुत तेजी से 186 के करीब है, निकलेगा जिस दिन 186 बहुत फटाफट 250 रुपए की तरफ चलेगा। प्रीमियर एनर्जी बाइंग क्लाइमेक्स वाला स्टॉक है, 1240 पे हुआ था, ऑल टाइम लो 768 तोड़ के उसके नीचे चल के वापस बाउंस बैक में उसी के आसपास है। मेरा कोई खास इंटरेस्ट नहीं है स्टॉक में। दो चीज हो सकती है, 50 डे मूविंग एवरेज 860 टेस्ट हो सकता है, या फिर यहाँ से जो फ्लैग बना रहा है उसका ब्रेकडाउन आता है तो 672 तक नीचे आ सकता है। ठीक है। एक सवाल है बेबी रॉय जी का, बीएलएस इंटरनेशनल सर, इन्होंने 334 रुपए के कुछ शेयर लिए हुए हैं, इस पर आपकी राय? बीएलएस इंटरनेशनल में कल 789% वॉल्यूम राइज था, 24 मिलियन का। 50 डे मूविंग एवरेज रिजेक्ट हुआ है, नया लो नहीं बना है, इनसाइड बार है, मतलब 50 डे मूविंग एवरेज पे जो भी ओवरहेड सप्लाई थी उसने वापस नीचे नीचे की तरफ दबाया है। अगर आपको लेना ही है, अगर ले चुके हैं तो होल्ड कीजिए, और अगर लेना ही है तो 298 क्रॉस होने का वेट कीजिए। दोनों केस में 342 आने की थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है, मगर थोड़ी सी ही है। बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि आज नहीं तो महीना 2 महीना 262 तोड़ के ये प्रोबेबली 148 की तरफ बढ़ जाएगा। तो एक कल का वॉल्यूम देखते हुए एक बार मैं इसको 1-2 हफ्ते का चांस दूंगा, उसमें अगर नहीं चला तो फिर मैं ब्रेकआउट जो 297 का ब्रेकआउट की हम बात कर रहे हैं उसको नलीफाई करके छोड़ दूंगा स्टॉक को। ठीक है। एक सवाल मिला है चेतन गोयल साहब का, देखिए बनिया समाज से हैं ये भी। अंशुल जी, बैंक ऑफ बड़ौदा 240 पर लिया हुआ है इन्होंने, प्रॉफिट बुक कर लें क्या? ये तो सवाल पूछने में जातिवाद होने लगा है सर। अब आपने शुरू किया कि बनिए अग्रवाल, अब मैं तो जैसे बनिया समाज से आया सवाल तो मैंने बता दिया आपको। ये तो गलत हो रहा है। खैर, बैंक ऑफ बड़ौदा में सर हमने लास्ट भी डिस्कस किया था कि 85 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट है 269 पे, और 320 रुपए टारगेट है, 320 की तरफ बढ़ रहा है। मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। सुबह भी करूर वैश्य बैंक दिया था, देखिए करूर वैश्य बैंक आज क्या मस्त चला है। आईडीबीआई बैंक यहाँ पे ले लीजिए, वापस से 114 आ गया है। 120 125 कभी भी हो जाएगा, जाना उसको 170 रुपए। बैंक ऑफ इंडिया आज चार्ट देख लीजिए, बैंक ऑफ इंडिया बढ़िया चल रहा है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा थोड़ा सा 1,60,000 करोड़ का मार्केट कैप है, दूसरा पीएसयू है, धीरे धीरे चलता है। तो मेरा फोकस अगर थोड़ा सा तेजी चलाना है तो निसेंट बैंक ले लीजिए, एक्सिस बैंक अभी नहीं लेकिन जब पैटर्न बनेगा एक्सिस ले लीजिएगा। सरकारी बैंकों में रहना है तो करूर वैश्य बैंक हो गया, आईडीबीआई बैंक हो गया, यूनियन बैंक हो गया। यूनियन बैंक भी 200 का टारगेट था पहला, 200 आ गया, पुल बैक पे उसमें बाय करेंगे। तो बैंक ऑफ बड़ौदा से अच्छे अच्छे बैंक है। बाकी अगर बैंक ऑफ बड़ौदा ही रखना है तो 320 के बाद दोबारा सवाल पूछिएगा। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर पीएचबी के नाम से है, वो बोल रहे हैं सर समीर सर और आपका बड़ा फ़ैन हूँ। अरे समीर सर के फ़ैन रहिए सर, उनको बहुत कुछ आता है, लेकिन उनका सवाल समीर सर से था। लेकिन अब मैं अंशुल जी से पूछ लेता हूँ। 1000 डॉक्टर रेड्डी लिए हुए हैं इन्होंने 1350 के, माफ़ कीजिएगा 100 डॉक्टर रेड्डी लिए हुए हैं 1350 के। इस काउंटर पर आपकी राय? सर एक बार काउंटर का नाम रिपीट कीजिए प्लीज। डॉक्टर रेड्डी, डॉक्टर रेड्डी। सर डॉक्टर रेड्डी में देखिए पूरी दुनिया जाके बुलिश बैठ गई, और जब पूरी दुनिया बुलिश बैठ जाती है स्टॉक थोड़ा सा ढीला हो जाता है। अब डॉक्टर रेड्डी आपको याद होगा 2 बार हमने रिकमेंड किया था। पहली बार 30 अक्टूबर को जब गैप डाउन खुला था खराब अर्निंग्स की वजह से, लेकिन गैप डाउन में 1183 का बॉक्स लो प्रोटेक्टेड था, वहां से बाउंस बैक करके 1288 आया था। दूसरी बार जब ये बॉक्स लो वापस तोड़ा था 1183 का, और अगले ही दिन अर्निंग्स की वजह से 22 जनवरी को गैप अप किया था बॉक्स के अंदर, तब फिर हमने 1207 पे बाई दिया था। दोनों केस में बॉक्स हाई टारगेट है 1345। थोड़ा सा अटक सकता है हफ्ता 10 दिन, क्योंकि हर जगह बाई 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 बोल दिया गया है, इतना ओवर ओनरशिप हो गई है रिटेल की कि शायद 4-5 दिन ना चले।
4-5 दिन में जब रिटेल फ्रस्ट्रेट होकर निकल जाएगा, क्योंकि इससे ज्यादा पेशेंस मैंने देखा रिटेल के बाद नहीं है बाई करने के बाद, तो 4-5 दिन रुक जाइए। ये तब तक 10-20 मूविंग एवरेज भी कैचअप हो जाएगा, रिटेल फ्रस्ट्रेट होकर निकल भी जाएगा, आपको बढ़िया मौका मिल जाएगा 1345 तक लॉन्ग करने का। तो स्ट्रक्चर एकदम बुलिश है, 4-5 दिन शायद नहीं चलेगा, उसके बाद 1345 तक आराम से जाएगा। समीर जी हैं, ये पूछ रहे हैं सर रत्नावीर, इसमें 157 रुपये की इनकी बाइंग है, इस पर क्या गाइडेंस रहेगी? अरे रत्नावीर ना, रत्नावीर भूल गया, रत्नावीर सर साइडवेज है ये, ऊपर में 171 नहीं निकाल पा रहा है जो रेंज का प्रिसाइज हाई है, बल्कि आई वुड रादर से 165 रुपए 50 पैसा, इसके ऊपर जिस दिन क्लोज कर ले इस चार्ट पे ब्रेकआउट बन जाएगा, टारगेट 200 रुपए का खुल जाएगा, तो 165-60 के ऊपर क्लोज होने का वेट कीजिए, या किसी तरह का बुलिश एविडेंस बनने का वेट कीजिए। दोनों केस में मैं बहुत बेरिश नहीं हूँ स्टॉक पे, रेंज में है, मेरी एक्सपेक्टेशन है कि रेंज का ब्रेकआउट ही आएगा। एक हमारे दर्शक हैं सुबेन खान साहब, ये बोल रहे हैं सर आपके फंडामेंटल की ज़रूरत है और अंशुल सर से टेक्निकल की, कृष्णा डायग्नोस्टिक पर फॉर लॉन्ग टर्म। अंशुल भाई थोड़ा टेक्निकल देख के बता दीजिए, मैं फंडामेंटल थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि कृष्णा डायग्नोस्टिक में किस तरह के चल रहे हैं इस समय। कृष्णा डायग्नोस्टिक, कृष्णा इंस्टीट्यूट, कृष्णा KRSNAA के नाम से आएगा। हाँ सर ये तो फ्री फॉल लगा रहा है स्टॉक, देखिए आईपीओ के बाद नॉन स्टॉप ये 1082 से गिरा 349 तक, बाउंस बैक करके लोअर हाई बनाया है, और अब लोअर लो बनाने की कोशिश कर रहा है। 623 अगर क्लोज करता है नीचे, तो फिर टारगेट इसका खुल जाएगा 524 रुपए का। 623 के नीचे अगर क्लोज करता है तो 524 का टारगेट खुल जाएगा। स्टॉक फिलहाल के लिए तो ये कह सकते हैं कि 60% वीक है, 40% साइडवेज है, बुलिश तो नहीं है दोनों तरफ से। देखो सर, इसमें ना एक चीज़ जो मैं 2 मिनट में स्कैन कर पाया हूँ वो ये है कि इस कंपनी की ना एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि इसके जो 75% रेवेन्यू हैं वो रिसीवेबल से आते हैं, मतलब कि थोड़ा सा रुक कर आते हैं, उधारी पर चलता है मामला। अब जो जिन कंपनियों का इस तरह से उधारी पर चलता है ना, इसका अक्सर जो पैसा आता है वो 68 दिन की साइकिल में आता है, यही इसके लिए एक रिस्क है। अक्सर जो आप लैब वाली कंपनियों में देखोगे, डायग्नोस्टिक कंपनियों में देखोगे, ऐसा नहीं होता है, इजीली नहीं होता है इतना कि लैग के साथ पेमेंट आए। तो ये थोड़ा सा इस कंपनी के साथ रिस्क है, मे बी कि इसी वजह से ये काउंटर थोड़ा सा कहीं किसी वजह से पिटा है, क्योंकि अगर आप बाकी लैब शेयर देखोगे तो उतना बुरी तरह नहीं फ्री फॉल में आया जितना कि कृष्णा डायग्नोस्टिक आया। वैसे मैं वैल्यूएशन वाइज बता दूं सर, अगर विद इन द लैब स्पेस देखोगे आप, डॉक्टर लाल पैथ लैब 42 के पी मल्टीपल पर चल रहा है, 25 के पी मल्टीपल पर चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें तो इसके साथ पॉजिटिव हैं। और अगर इसके रिजल्ट देखोगे तो रिजल्ट थोड़े से दिसंबर क्वार्टर के जो थे वो रिलेटिवली वीक थे, जिसकी वजह से हो सकता है कि सेंटीमेंट नेगेटिव प्लस माहौल थोड़ा सा रिसीवेबल को लेकर नेगेटिव, और उसके बाद जब नतीजे आते हैं तो वो थोड़ा सा कई बार अगर डाउन आ जाए तो वो थोड़ा सा स्ट्रीट उसको रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो उस वजह से पिट रहा है। इसको थोड़ा सा सर रिव्यू में लेंगे और थोड़ा इस पर पढ़ाई करेंगे, फिर इस पर और ज़्यादा जानकारियाँ देंगे। बाकी मैं इसमें FIs DIs की फ़्लो भी देख लेता हूँ। DIs ने थोड़ा माल बेचा था, FIs ने थोड़ा दिसंबर क्वार्टर में माल खरीदा है, लेकिन प्रमोटर होल्डिंग इसमें थोड़ी कम है, 27% है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि थोड़ा सा इसमें लोग जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं वो थोड़ा सा लेने में डरते हैं काउंटर को, क्योंकि उनको ये लगता है कि जब प्रमोटर कम स्टेक के साथ बैठा है तो किसी दिन ऐसा ना हो या तो ये बेच के निकल जाए बिजनेस, या थोड़ा सा कुछ भी हो सकता है कि हॉस्टाइल टेक ओवर वगैरह, वो सारी भी समस्याएं होती हैं बैक ऑफ द माइंड। इतना कम नहीं है कि हॉस्टाइल टेक ओवर हो जाए, लेकिन हाँ थोड़ा तो कम है, कॉन्फिडेंस लाने के लिहाज से कम है सर। तो ये कुछ एक फंडामेंटल रीज़न है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगला सवाल हमें मिला है IOL केमिकल पर सर, 115 रुपये के शेयर लिए हुए हैं नीरजा उपाध्याय जी ने, 115 रुपये के, इस पर क्या राय रहेगी अंशुल भाई? IOL कैम तो तार को पीछे का तूफान लग रहा है।
आईओएल केमिकल में डाउनसाइड लग रहा है सर। आईओएल केमिकल में पुल बैक कंप्लीट हो गया 10-20 वीक मूविंग एवरेज में, और खराब अर्निंग्स की वजह से वापस नेगेटिव अर्निंग रिएक्शन आया है। प्रोबेबली ये स्टॉक एक बार वापस नीचे 67 का लेवल दिखा सकता है। 67 टूटा तो और नीचे आएगा। और आईओएल केमिकल मैं आपको बिना देखे कितने का लिया है सर इनने? 115। हाँ, मैं आपको, आप बिना देखे मैं आपको बता दे रहा हूं आपने क्या किया है। और जितने बाकी लोग सुन रहे हैं, आपके लिए एक सबक हो सकता है। 489 दिन का कप एंड हैंडल ब्रेकआउट आया था इसमें 105 रुपए पे, 8 सितंबर को। 9 सितंबर को आपने लिया होगा, 8 ही सितंबर को लिया होगा या 9 सितंबर को लिया होगा। तो आपने स्टॉप लॉस, आपका केवल स्टॉप लॉस था 105 रुपए का। 10 रुपए का अगर आप स्टॉप लॉस दे दिए होते, 10 रुपए स्टॉप लॉस था, अगर 10 रुपए के डिफरेंस को आपने 0.25% ऑफ द कैपिटल से डिवाइड करके क्वांटिटी निकाल के सही क्वांटिटी ली होती, तो आप 105 रुपए में, 104 रुपए में स्टॉप लॉस काट लिए होते। तो ये पूरा जो 90 दिन में 46% गिरा है, ये पूरा पेन आपने बचा लिया होता और अभी फंसे ना हुए होते। तो ये फिर आपके लिए सबक है कि अगर ब्रेकआउट आया है, आप बाई कर रहे हैं, तो फेल्ड ब्रेकआउट भी हो सकता है। हाथों हाथ आपके सामने, आंखों के सामने अभी बैंक निफ्टी 360 के ऊपर निकला। अति उत्साही लोग मुझे पता है कि भर लिए होंगे। 75 मिनट की कैंडल 360 के नीचे क्लोज हुई है, यानी कोई ब्रेकआउट हमारे लिए बना ही नहीं। हम अभी भी शांति से बैठे हैं। आप अति उत्साह में 360 के ऊपर चढ़ गए बैंक निफ्टी में। तो इसीलिए बार बार बोलता हूं कि पहले अति उत्साह से बचिए। दूसरा, स्टॉप लॉस के लेवल को ध्यान से नोट कीजिए, उसका डिफरेंस निकालिए, 0.25% ऑफ द कैपिटल से डिवाइड कीजिए, उतनी ही क्वांटिटी लीजिए कि 0.25% आपका कैपिटल का लॉस हो अगर स्टॉप लॉस कटे। और जब आप ये सब कर लेंगे तो आपका दिमाग इतनी बार कंटेम्पलेट कर चुका होगा कि जब एक्चुअल लॉस होगा तब आपकी वो भावनाएं रहेंगी नहीं, क्योंकि आपको पहले ही से दिमाग 100 बार घिस चुका होगा। मान लीजिए 1 लाख की आपकी कैपिटल है, आप 250 रुपए रिस्क ले रहे हैं 0.25%। इतनी बार दिमाग में वो 250 रुपए लॉस चल चुका होगा कि जब एक्चुअल में 250 का लॉस होगा, आपके लिए वो रिएक्शन नहीं होगा, वो फ्रीज नहीं हो जाएंगे आप, कि आप स्टॉप लॉस ना काट पाए। इतनी बार दिमाग में चला लीजिए कि लिया है, इसका तो कटना ही है स्टॉप लॉस, इसका तो स्टॉप लॉस कटना ही है। जब कटना ही है तो 0.25% से ज्यादा नहीं लेंगे, और जब कटेगा तो भावनाएं आपके कंट्रोल में रहेंगी। तो इस तरह की स्थिति से बचे रहेंगे। अब इनके लिए निकलने का रास्ता बहुत मुश्किल है। यहां से आपके भाव पे आने के लिए भी कम से कम 75-80% अपसाइड चाहिए। तो कम से कम 2 से 3 क्वार्टर में 25 से 30% ईपीएस ग्रोथ आए, तब जाके आएगा। ईपीएस 2 क्वार्टर से डी ग्रोथ दे रहा है, -12 और -31% का। तो छोटी छोटी अगर आप गलतियों से बचे रहें तो ये बड़े बड़े डाउन मूव आप बचा सकते हैं। क्योंकि कितना मार्केट कैप है, 2000 करोड़ माइक्रो कैप में आता है। माइक्रो कैप में 50-60% फील्ड ब्रेकआउट के बाद गिरना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। एक हमारे दर्शक हैं गुरलीन कौर जी, इनका सवाल है सर, अमरा राजा बैटरी पर इन्होंने 600 रुपये के बाय किए हुए हैं, इस पर आपकी हेल्प चाहती हैं। सर, अमर राजा बैटरी बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था 1580 पे, पहला टारगेट 896 था। बहुत समय उस पर सपोर्ट लिया, तोड़ा, पुल बैक में 12 फरवरी को वही रिजेक्ट हुआ है। तो हाई लाइकली है कि 732 जो बाइंग क्लाइमेक्स का दूसरा टारगेट है वो आ जाएगा। किसी भी तरह के फेलियर के लिए भी 900 के ऊपर, 922 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, जिसकी उम्मीद 5% से भी कम है। 95% चांस है ये जो रिजेक्शन है ये 732 का अपना नीचे का टारगेट अचीव करेगा। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं ओवर्टली इन्वेस्टर के नाम से उनकी आईडी बनी हुई है, सुपर चैट पर सवाल भेजा उन्होंने। 100 उनके पास ई2ई नेटवर्क हैं 2592 रुपये के। अंशुल भाई ये बोल रहे हैं मैं इन्वेस्टर हूँ, 3 साल तक रख सकता हूँ शेयर को। ये जो आदत है ना आपकी, 3 साल इन्वेस्टर बोलने की और जरा सा 3 दिन गिरने पे दुपुकी बनने की, ये आदत आपको पैसा नहीं कमाने देगी। 4 दिन पहले का शो वापस खोलिए, और जितने प्लेटफॉर्म पे जाता हूँ उतने प्लेटफॉर्म का आप खोल के देख लीजिए। 19 फरवरी से बोल रहा हूँ, विकिंग कैंडल बनी है, मूविंग एवरेज से दूर है, 27 दिन में 71% चला है। दो ही चीज होगी, साइडवेज रह के मूविंग एवरेज कैचअप करेगा, या ये 50 डे मूविंग एवरेज तक पुल बैक ले लेगा। आज का लो एग्जैक्ट 50 डे मूविंग एवरेज पे है। यहां से कोई बुलिश एविडेंस बना तो फिर से बाई बनेगा 3400 तक के टारगेट के लिए। और अगर 3 साल का आपका नजरिया है तो 9000 रुपए प्लस के टारगेट मिलेंगे। ठीक है।
एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर। एक तो ये कृष्णा डायग्नोस्टिक वालों के लिए मैं एक चीज़ और बता दूं, मैं इतनी देर से पढ़ रहा था, थोड़ी देर जब तक टाइम मिल रहा था। इनकी ना जितनी भी ये जो डायग्नोस्टिक सर्विस हैं, ये 75 से 90% तक सस्ती हैं अंशुल भाई। बाकी अगर आप डॉक्टर लाल पैथ लैब और इन जगहों से देखोगे तो ये सबसे सस्ती, मतलब ये लो कॉस्ट वाले डायग्नोस्टिक सेंटर हैं। अब कई बार उसमें फंसना भी हो जाता है, जब आप लो कॉस्ट पे चलते हो, लो एबिटा पर चलते हो, लो मार्जिन्स पे चलते हो, तो आप जब एक्सपेंशन मोड में जाते हो ना, तो आपकी उतनी तेज़ी से वसूली नहीं होती, तो आप थोड़ा सा फंस जाते हो। तो ये भी एक चीज़ होती है। एक सवाल हमें मिला है टेक्समैको रेल पर सर, 118 रुपये का लिया हुआ है हमारे एक दर्शक ने, संध्या जी ने। इस पे क्या करें सर, होल्ड करें या एग्जिट करना है? टैक्स रेल होल्ड नहीं करना है सर। बाइंग क्लाइमेक्स का पहला टारगेट 110.45 था, जो आज आया है फाइनली। 395 दिन में 62% गिर चुका है स्टॉक। अब भी आप लोग रेलवे डिफेंस से नहीं निकल रहे हैं तो भगवान ही मालिक है। एचईजी, ग्रेफाइट और इतनी सब चीज दिखाने के बाद अगला टारगेट जो रिएक्शनरी जोन है वो 99 का है, वहां तक जा सकता है। 99 से एक पॉजिटिव रिएक्शन आएगा, उसके बाद फिर 73 रुपए 90 पैसे तक अगला रिएक्शन जोन है, वहां तक आएगा। और यहाँ से अब मैं ये सेल कॉल तो नहीं जनरेट करूंगा, बट बाइंग तो कहीं से नहीं बनती है। फाइनली ये कहीं भी 83 के आसपास सेटल होगा, और नहीं हुआ तो 62 के आसपास सेटल होगा। ठीक है। एक हमारे सर, दर्शक हैं। आपने बोला कृष्णा डायग्नोस्टिक सस्ता, वो मतलब कम रेट में डायग्नोसिस वगैरह करता है। ये ऋषि साहब के कहने पे मैंने खोल लिया कि कृष्णा डायग्नोस्टिक बनारस में कहाँ होगा। एड्रेस आया मेंटल हॉस्पिटल रोड। अरे अब भाई, ये तो आपके बनारस में कौन सी रोड खुली है हमें तो नहीं पता, मतलब कौन सी रोड है अब ये तो नहीं पता है लेकिन ठीक है, ये इंटरेस्टिंग है। अच्छा अंशुल भाई, श्रवण जी हैं, ग्रेन्यूल्स पर सवाल पूछ रहे हैं, इस पर आपका व्यू चाहिए इनको। ग्रैनुअल्स तेज लग रहा है सर। ग्रैनुअल्स पे वीकली चार्ट पे बेहतरीन पैटर्न बन रहा है, लेकिन उचक के अति उत्साह में कूदना नहीं है। 73 हफ्ते हो चुके हैं। 626 का लेवल नोट कीजिए। 626 के ऊपर बहुत आराम से ऑल टाइम हाई दिखा देगा। अब आप देखिए एक कैंडल क्या क्या कर सकती है चार्ट पे, कितना चार्ट को डैमेज कर सकती है। इसमें नॉन स्टॉप अच्छी रैली चली 273 से 711 तक। एक खराब अर्निंग और 9 सितंबर वाले वीक में स्टॉक टूटा। या तो ये खराब अर्निंग थी या यूएसएफडीए का कोई जो भी हुआ हो, मतलब एक खराब न्यूज। 9 सितंबर वाले वीक में 20% ये स्टॉक गिरा। उसके बाद इस एक कैंडल को एब्जॉर्ब करते करते आज 76 हफ्ते हो चुके हैं, ढंग से अभी तक एब्जॉर्ब नहीं कर पाया है। एक खराब कैंडल 20% की 76 हफ्ते से एब्जॉर्ब नहीं कर पाया है। एब्जॉर्ब करने के लिए 73 हफ्ते का कपनैंडल पैटर्न बन रहा है, जो अभी भी ब्रेकआउट नहीं बना है। ब्रेकआउट आते आते कोई 84-85 हफ्ते हो जाए तो एक खराब कैंडल ये कर सकती है। तो फिर मैं वही चीज रिपीट करूंगा, व्हाट मेक्स यू थिंक कि अगर कोई स्टॉक 50% गिर गया है बाइंग क्लाइमेक्स के बाद, तो बहुत जल्दी से रिकवर कर जाएगा। अगर आपके पास 1 मिनट समय हो तो मैं डिक्सन का चार्ट लगवाना चाहूंगा, अगर आप हाँ लगा सकें हाँ डिक्सन हाँ, का डिक्सन चार्ट। लगाइए ना। आप कर दो इसको 3 ईयर चार्ट कर दो। थ्री आप ईयर 3 ईयर, चार्ट ठीक है, ये आ थ्री गया ईयर बिल्कुल, ये तो नीचे ये गिरता जो जा रहा है। पूरी ये जो पूरी राइट साइड में, अब देखना तो हमको 1.5 साल का डेटा था, लेकिन 1.5 साल यहाँ आएगा नहीं। हाँ बिल्कुल, जहां आपका माउस है, यहां से मैंने बताया था कि बाइंग क्लाइमेक्स का लेवल रीटेस्ट हो चुका है 17,400 कुछ का। 18,000 तक का ये कुछ हाई बनाया था, मतलब बाइंग क्लाइमेक्स से 1,000 रुपए ऊपर। उसके बाद से आप देखो बाइंग क्लाइमेक्स के टारगेट्स इसने अचीव किए, 10,600 वाले। अभी 8,400 का बचा हुआ है। ये नीचे से हल्की सी पुल बैक दिख रही है आपको। ये अर्निंग्स के बाद 30 जनवरी से लेके 12 बिल्कुल फरवरी तक बिल्कुल नीचे पूरा जरा सा ये जो 10-15 दिन एकदम का है। राइट साइड में, हाँ एकदम राइट हाँ साइड में, हाँ। एकदम नीचे से पूरा गांव मोहल्ला हर जगह गला फाड़ फाड़ इसको ईएमओ डीएमओ कंपनी क्या बोलते हैं, सब बुलिश हो गई, बुलिश हो गई। आ गया ना फिर से नीचे, राइट साइड में आप देखो छोटा सा वो ऐसे ऊपर गया और हाँ फिर नीचे आने लगा। तो कितनी अच्छी खबर आ जाए, कितना न्यूज आ जाए, कुछ भी आ जाए,
एक कॉन्सेप्ट होता है ओवरहेड सप्लाई का जो बाइंग क्लाइमेक्स के बाद बनता है। तो अच्छे से अच्छी खबर इसमें मोरपन लैब में इतनी अच्छी न्यूज आई है कि लॉन्ग टर्म सीडीएमओ कॉन्ट्रैक्ट मिला है, उसके बाद भी पैसा फ्लो होने में समय लगेगा। ये फंडामेंटल हो गया। टेक्निकल ये हो गया कि इतनी ओवरहेड सप्लाई बिल्ड है कि हर ऊपरी स्तर पे जो पुराना माल फंसा हुआ है जिसका, वो ये मान रहा है 6 महीना 1 साल बाद पैसा तो खड़ा हो रहा है, इससे निकल जाओ, पता नहीं है फिर गिर गया तो ये वाली मानसिकता हमेशा ओवरहेड सप्लाई, इसको हम सोफिस्टिकेटेड वर्ड कहते हैं ओवरहेड सप्लाई। आप देसी भाषा में सुनना चाहते हैं, फ्रस्ट्रेशन के बाद 6 महीने के बाद भाव आया है, दोबारा ना घुस जाए इसलिए मैं निकल जाता हूं, ये देसी भाषा है। तो वही चीज इसमें हुआ, जैसे ही हल्का बाउंस बैक आया, ओवरहेड सप्लाई आई, वापस नीचे आ गया। तो मतलब कहने का मतलब वही है कि चाहे आप ये स्टॉक देख रहे हो, जी। सवाल जिस पे भी था, सवाल किस पे था? सवाल था सवाल था इनका ग्रैनुअल्स पे। तो एक खराब कैंडल ग्रैनुअल्स को एब्जॉर्ब करने में 76 हफ्ते लग गए। तो रेलवे डिफेंस को, एचईजी को आज 10 साल होने को आ गए, 2018 से 2026। तो रेलवे डिफेंस ये सब चीज में व्हाट मेक्स यू थिंक ये इतनी जल्दी रिवर्स हो जाएंगे? बिल्कुल। फटाफट से अंशुल जी लास्ट सवाल ले लेता हूँ, फिर स्टॉक एक्सरे पर बढ़ूंगा। मोहम्मद रफ़ीक साहब का सवाल है, काफ़ी दिन से पूछ रहे हैं, वारी एनर्जी 3164 का लिया है, इसमें क्या करना चाहिए? वारी एनर्जी वारी एनर्जी का चार्ट लगा लीजिए आप, 1 साल का कर लीजिए, या पूरा मैक्सिमम चार्ट ले लीजिए। डबल टॉप बना वारी एनर्जी पे 3690 में, जिस दिन 3488 टूट रहा था, ये 3488 टूट रहा था आपका अक्टूबर में, तब से बोलते आ रहा हूँ माल बेच दीजिए। नीचे स्विंग लो 2522 आएगा। ये पुल बैक आ तो रहा है, पुल बैक में हाई का फेलियर है। तो अगले लेग में अगर 2850 टूट गया तो ये स्टॉक वापस से अपना लो और गैप दोनों फिल करने जाएगा 2522 की तरफ। है तो 2850 का स्टॉप लॉस ले लीजिए क्लोजिंग बेसिस, नहीं है तो वॉच लिस्ट से हटा दीजिए। ये बहुत अच्छा स्टॉक इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग करके पैसे कमाने के लिए अच्छा नहीं है। और 2850 का स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, अगर किसी भी वजह से 3200 मिल गया तो दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा, नहीं तो 2850 का स्टॉप लॉस कटे तो निकल जाइएगा।